क्राइम स्टोरी पर आपका स्वागत है, जिस पर हम रोज़ नए नए केस आपके सामने लेकर आते हैं। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स जिनका नाम पिछले कुछ समय से भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं। यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि वह मानवीय अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और इस्लामिक कानून की जटिलताओं को भी उजागर करता है। निमिषा प्रिया का जन्म 1 जनवरी 1989 को केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेगोंड में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं, जहां उनके माता पिता घरेलू सहायकों के रूप में काम करते थे। निमिषा ने अपनी स्कूली शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और एक स्थानीय चर्च की आर्थिक सहायता से उन्होंने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया। हालांकि स्कूल छोड़ने की परीक्षा में असफल होने के कारण वह केरल में नर्स के रूप में काम नहीं कर सकीं। बेहतर भविष्य की तलाश में निमिषा ने 2008 में यमन जाने का फैसला किया। यमन में निमिषा ने सना की एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम शुरू किया। 2014 तक वह इस नौकरी में थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खुद की क्लिनिक शुरू करने का सपना देखा। यमनी कानून के अनुसार किसी विदेशी को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक स्थानीय भागीदारी की आवश्यकता ज़रूर होती है। इसीलिए निमिषा ने तलाल अब्दो मेहदी, एक स्थानीय व्यवसायी को अपने व्यावसायिक साझेदारी के रूप में चुना, जो एक कपड़ा दुकान का मालिक था। 2015 की शुरुआत में निमिषा ने अपने पति से उधार लिए गए धन की मदद से अल अमन मेडिकल क्लिनिक शुरू किया, जो एक 14 बेड की सुविधा थी। लेकिन मार्च 2015 में यमन में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद निमिषा ने अपने निवेश के कारण देश छोड़ने का फैसला नहीं किया। इसी दौरान उनके और उनके व्यावसायिक साझेदार तलाल अब्दो मेहदी के बीच विवाद शुरू हुआ। निमिषा के अनुसार तलाल ने उनके क्लिनिक से धन की चोरी की, उन्हें शारीरिक रूप से धमकाया और कई बार खुद को उनका पति बताकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश की। तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त कर लिए, जिसके कारण वह अपनी मर्जी से भारत वापस नहीं जा सकी। निमिषा ने 2016 में तलाल के व्यवहार की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह स्थिति उनके लिए और तनावपूर्ण हो गई। जुलाई 2017 में निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए केटामाइन का इंजेक्शन दिया, ताकि वह अपने पासपोर्ट और दस्तावेज वापस ले सके। निमिषा का दावा है कि उसका इरादा तलाल को मारने का नहीं था, बल्कि केवल उसे बेहोश करना था। लेकिन इंजेक्शन की अधिक मात्रा के कारण तलाल की मौत हो गई। तलाल की मौत के बाद निमिषा को 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह देश छोड़ने की कोशिश कर रही थी। 2018 में सेना की एक स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई गई। सना में निमिषा के समर्थकों और उनके वकील के आर सुभाष चंद्रन के अनुसार यह मुकदमा पूरी तरह से अरबी भाषा में हुआ, जिसे निमिषा समझती नहीं थी। उन्हें ना तो अनुवादक प्रदान किया गया और ना ही कोई वकील। इस कारण उनके समर्थकों ने इस सुनवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए पुनः सुनवाई की मांग की। 2020 में निमिषा का मामला फिर से सुनवाई के लिए गया, लेकिन परिणाम वही रहा। उसी वर्ष उनके परिवार और समर्थकों ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया, जो उनकी रिहाई के लिए काम कर रहा है। नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा की अपील को खारिज कर दिया और उनकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा। हालांकि काउंसिल ने यह भी कहा कि शरिया कानून के तहत ब्लड मनी के जरिए मृतक के परिवार से माफ़ी मांगने का विकल्प अभी भी खुला हुआ है।
इस्लामिक शरिया कानून में ब्लड मनी या दिया एक प्रावधान है जिसके तहत मृतक के परिवार को मुआवजा देकर दोषी को माफ़ी दी जा सकती है। निमिषा के मामले में यह उनकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता माना जा रहा है। तलाल के परिवार ने साफ कह दिया है कि वे किसास, इसका मतलब होता है खून के बदले खून, के सिद्धांत पर अडिग हैं और माफ़ी के लिए तैयार नहीं हैं। यानी यहाँ पर जो तलाल है उसके घर वाले निमिषा की भी मौत चाहते हैं, उनकी आंखों में आ चुका है खून। निमिषा के समर्थकों ने ब्लड मनी के लिए धन जुटाने की कोशिश शुरू की। जून 2024 तक लगभग 40,000 अमेरिकी डॉलर जुटाए गए, जिनमें से आधा यमन में भारतीय दूतावास को हस्तांतरित किया गया। लेकिन सितंबर 2024 तक तलाल के परिवार के साथ बातचीत रुक गई। तलाल के परिवार ने ब्लड मनी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि वे निमिषा को माफ़ करने के मूड में नहीं हैं। भारत सरकार इस मामले में शुरुआत से ही सक्रिय रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार निमिषा को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। भारतीय दूतावास यमनी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में है। जुलाई 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार के पास यमन में हस्तक्षेप की सीमित शक्तियां हैं, क्योंकि भारत का यमन में कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, खासकर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के साथ। फिर भी सरकार ने यमनी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखी और निमिषा की फांसी की टालने की कोशिश की। 16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी की तारीख तय थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन के पीछे भारत सरकार और निमिषा के समर्थकों की कोशिश को श्रेय दिया गया। इसके अलावा ईरान सरकार ने भी इस मामले में मदद की पेशकश की, क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों का प्रभाव है और ईरान का उन पर असर हो सकता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने इस मामले को मानवीय आधार पर देखने की अपील की। तलाल अब्दो महदी के परिवार का रुख इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती है। तलाल के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने बीबीसी अरबी को बताया कि उनका परिवार किसास के सिद्धांत पर अडिग है और वे निमिषा को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि निमिषा के अपराध ने उनके परिवार को गहरा दुख पहुंचाया है और वह इसे एक जघन्य अपराध मानते हैं। तलाल के परिवार ने ब्लड मनी को लेकर भी नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है। कुछ खबरों में कहा गया है कि भारतीय मीडिया द्वारा ब्लड मनी पर ज़्यादा जोर देने से तलाल का परिवार नाराज़ हो गया, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे केवल पैसे के लिए माफ़ी देने को तैयार हैं। इससे बातचीत की प्रक्रिया और भी जटिल हो गई। निमिषा की मां प्रेम कुमारी अप्रैल 2024 से यमन में ही हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यमन में सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम को तलाल के परिवार के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया है। हालांकि सैमुअल ने बताया कि तलाल के परिवार के साथ बातचीत में कई बार रुकावटें आईं, खासकर जब मीडिया ने ब्लड मनी की राशि को लेकर गलत जानकारी दी। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने भी इस धन जुटाने और यमनी अधिकारियों के साथ बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून 2025 तक इस संगठन ने 58,000 अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो निमिषा की रिहाई के लिए ब्लड मनी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की योजना है। निमिषा का मामला न केवल एक कानूनी मुद्दा है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवीय संवेदनशीलता का भी मामला है। यमन में गृहयुद्ध और हूती विद्रोहियों के नियंत्रण के कारण भारत के इस मामले में हस्तक्षेप करना मुश्किल है। भारत का यमन में कोई औपचारिक दूतावास नहीं है
और हूती विद्रोहियों के साथ राजनयिक संबंध भी नहीं हैं और सीमित हैं। ईरान की पेशकश इस मामले में एक नई उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि हूती विद्रोहियों पर ईरान का प्रभाव है। अगर ईरान यमनी अधिकारियों पर दबाव डालता है तो ब्लड मनी की बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। निमिषा पिछले 8 सालों से सना की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी साथी महिला कैदियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, जो उनकी रिहाई के लिए समर्थन करती हैं। जेल में उनकी स्थिति को लेकर उनके परिवार और समर्थकों ने चिंता जताई है, लेकिन निमिषा ने हिम्मत नहीं हारी है। निमिषा प्रिया का मामला एक जटिल और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। एक ओर तलाल के परिवार का दुख और उनका किसास की मांग पर अडिग रहना है, तो दूसरी ओर निमिषा और उनके परिवार की उम्मीद है कि ब्लड मनी के जरिए उसकी जान बचाई जा सकती है। भारत सरकार, केरल सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में सक्रिय है, लेकिन यमन की जटिल राजनीतिक स्थिति और तलाल के परिवार के कड़े रुख ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। 16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी को स्थगित करना एक सकारात्मक कदम तो है, लेकिन उनकी रिहाई अभी भी अनिश्चित है। ब्लड मनी की बातचीत में प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। निमिषा की मां और उनके समर्थकों की कोशिशें, साथ ही भारतीय सरकार की कूटनीतिक कोशिशें इस मामले में उम्मीद की किरण अभी भी बनी हुई हैं। यह मामला हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। निमिषा प्रिया की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह उन लाखों भारतीयों की कहानी भी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने देश से दूर जाते हैं और उन देशों में जाकर बस जाते हैं जहां पर सोशल प्रोटेक्शन नाम का कुछ नहीं है और वहां के कानून भी बहुत जटिल हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।